तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस और नो बोल देंगे। गुड इवनिंग जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। यस 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 यस, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास का नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन। चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हिंदी के अंदर मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। टेक्निकल भाषा के अंदर बोलूं तो मुद्रास्फीति। टेक्निकल भाषा के अंदर बोलूं तो मुद्रास्फीति। कि व्हाट इज इन्फ्लेशन? हम जो अपने आसपास महंगाई फील करते हैं वो इन्फ्लेशन होती है। ठीक है। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज व्हाट इज इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो बोलेंगे कि महंगाई हो रही है। अगर कोई ऐसा हो गया कि भाई जैसे मानो कि कोई दो चार चीजें बढ़ रही हैं तो उनको बोलेंगे महंगाई हो गई है। जब आपको लगे कि भारत में या किसी देश में भारत में या किसी देश में लगातार वस्तुओं का या गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है या उनकी वैल्यू बढ़ रही है, मूल्य उनका बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? दिस इज इन्फ्लेशन, सिंपल। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमने क्या पढ़ना है चैप्टर में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इन्फ्लेशन। आप लोगों से मेरा यह जानना है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन एक नेगेटिव पॉइंट है या इन्फ्लेशन एक पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी देश के लिए इन्फ्लेशन एक नेगेटिव स्टेज है या इन्फ्लेशन एक पॉजिटिव स्टेज है? क्या लगता है आपको कि भाई नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा चलो, बच्चों का आंसर बराबर है। देखो हमारी जिंदगी में ना कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज का एक अधिक से ज्यादा सेवन बुरा होता है। हाँ जी, एक लिमिट तक पॉजिटिव है, उसके बाद पॉजिटिव नहीं है। क्या कहता है आरबीआई? हमारा आरबीआई कहता है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर भारत में इन्फ्लेशन का रेट, अगर भारत में इन्फ्लेशन का रेट 4 से लेकर 6% के बीच में है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गुड इन्फ्लेशन का काम करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गुड इन्फ्लेशन का यह काम करेगा। बात समझ आ गई कहना क्या चाह रहा हूं? सिंपल है। वहीं पर अगर इन्फ्लेशन 4 से 7, 7 से 8, 8 से 9 अगर आगे बढ़ रही है तो भी कंट्रोल में है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ जाती है, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, तो उस केस में देश के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। ठीक है। भारत में इन्फ्लेशन को मैनेज या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को मैनेज या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसके अंडर आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इन्फ्लेशन अपनी, एक मिनट यार, एक बात बोलो सर जी, जिसे को इतना दिल चाहिए ना उसका उतना ही। ठीक है पूजा जी, कोई बात नहीं, एग्जांपल मैं दे दूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ भैया। देखो क्या होता है, बहुत सीधी बात है कि जैसे एक हम कर्व पढ़ते हैं, कर्व है, हम वो कर्व क्या पहले पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस।
कि भैया अगर कोई बोले कि भारत में इन्फ्लेशन हो रही है, अगर भारत के अंदर महंगाई हो रही है, तो भारत में घर का रेंट भी महंगा हो जाएगा, भारत में स्कूल की शिक्षा महंगी हो जाएगी, भारत में फोन, कपड़े, चेयर्स सब महंगा हो जाएगा, उसे बोलेंगे कि भारत में इन्फ्लेशन हो रही है, भारत के अंदर महंगाई का दर हो रहा है। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट ये सामने आता है कि इन्फ्लेशन में करेंसी पर क्या फर्क पड़ता है। एक पॉइंट आता है कि इन्फ्लेशन एंड करेंसी, इन्फ्लेशन एंड करेंसी, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे मानो कि पहले एक शर्ट 1,000 रुपए की आती थी, अब एक शर्ट 1,500 रुपीस की आती, पहले आती थी 1,000 रुपए की, अब आती है 1,500 रुपए की। तो यहां पर क्या बोलोगे, करेंसी की वैल्यू या रुपीस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? यहां पर रुपीस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? क्या बोलोगे, बताइए। डिक्रीज कर रही है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंक्रीज, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिक्रीज। देखो, मैंने बोला कि पहले एक शर्ट 1,000 रुपए की थी, अब एक शर्ट 1,500 रुपए की है। सोचकर देखो कि वही शर्ट खरीदने के लिए पहले मुझे 1,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब मुझे 1,500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इट मींस मेरे को 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि जो वैल्यू पहले 1,000 रुपए की थी, अब वैल्यू 1,000 रुपए वाली वैल्यू अब 1,500 रुपए की हो गई है। यानी कि यहां पर रुपीस की वैल्यू या यहां पर रुपीस या करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर रुपीस या करेंसी की वैल्यू गिर रही है। क्या हो रहा है, रुपीस या करेंसी की वैल्यू बेटा यहां पर गिर रही है, कम हो रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात करी जाए, यहां पर शर्ट की वैल्यू, यहां पर जो शर्ट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। शर्ट की वैल्यू बढ़ रही है और रुपीस की वैल्यू कम हो रही है। शर्ट की वैल्यू बढ़ रही है और रुपीस की वैल्यू कम हो रही है। यानी कि जब भी इंफ्लेशन होगा, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ध्यान रखेंगे हमेशा। बात समझ आई? अभी बोल रहे हो इंक्रीज, क्या बोल रहा हूं कि पहले एक शर्ट 1,000 रुपए की थी, अब एक शर्ट 1,500 रुपए की है। पहले 1,000 खर्च करने पड़ रहे थे, अब 1,500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अबे तो वैल्यू तो शर्ट की बढ़ रही है ना, पहले शर्ट 1,000 की थी, अब शर्ट 1,500 की है, तो 500 रुपए वैल्यू शर्ट के बढ़े हैं, करेंसी के नहीं बढ़े। तो जब मुझे सेम वस्तु खरीदने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है, तो भाई मेरी करेंसी का वैल्यू गिरेगा और प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। डन? समझ आ गया तो यस बोल दो एक बार। समझ आ गया? सिंपल। ऐसा ही डॉलर्स के अंदर भी होता है। जैसे मानो कि एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए मुझे 80 रुपए खर्च करने हैं एक यूएस डॉलर के लिए। अब मानो कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 85 रुपीस की हो गई है, तो इस केस में क्या बोलोगे कि रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? क्या बोलोगे इसमें? रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? क्या बोलोगे इसके अंदर, बताओ? रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? देखो, वेरी गुड। यहां पर डॉलर की वैल्यू 80 से 85 हो गई है। इस एग्जाम्पल में डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर की, ये तो बढ़ रही है, लेकिन रुपीस की वैल्यू किसकी, लेकिन रुपीस की वैल्यू कम हो रही है। बात समझ आ गई? हाँ जी, वही है। ये 80 से 85 जो जा रहे हैं ना, आपको लग रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ये मुझे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, ये मुझे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिक्लाइनिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यह पैसे की
घटती क्रय शक्ति को दर्शाता है। ये पैसे की घटती क्रय शक्ति को दर्शाता है। अगर इन्फ्लेशन होगा, अगर इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन के होने से जो हमारी मनी की परचेजिंग पावर है, जो मनी की हमारी परचेजिंग पावर है, या जो मनी की हमारी क्या है, ये समझ तो आ गया हमें, या जो हमारी मनी की खरीदने की शक्ति है, खरीदने की या क्रय की शक्ति है, वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो शक्ति कम हो रही है, कम, डिक्रीज हो रही है। समझे? परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। क्लियर? डन? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद इन्फ्लेशन होती क्यों है, या इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इन्फ्लेशन होती क्यों है, या इन्फ्लेशन के कारण क्या है, यह मुद्दा है। आप में से को बताना चाहेगा मुझे कि सर इन्फ्लेशन का कारण बेसिकली क्या होता है? और हमने कल ही पढ़ा है पॉइंट कि इन्फ्लेशन का एक बेसिक कारण क्या है। इन्फ्लेशन का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक कारण है, बिल्कुल बेसिक और बहुत ही सिंपल कारण है। अगर आपने पढ़ा होगा अभी, तो हमने कल पढ़ा था ये वाला। वेरी गुड। अगर मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये पहला हमारा एक एग्जांपल है। अगर मनी सप्लाई घटेगी तो इन्फ्लेशन घटेगी, तो इन्फ्लेशन घटेगी। ये मनी सप्लाई घटने पे जो इन्फ्लेशन घट रही है, इसको हम लोग डिफ्लेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग डिफ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, पहला पॉइंट, अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दे, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर सरकार अपने खर्चों को बढ़ा दे, सरकार अपने खर्चों को बढ़ा दे, ठीक है, डन। सेकंड, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर दे, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर दे, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट कम कर, तो भी ऐसा हो जाएगा। तीसरा, हमारे जो बैंक्स हैं, अगर वो लोन पे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोन पर जो इंटरेस्ट को अगर कम कर दिया जाए, जो बैंक हमें लोन दे रहे हैं, अगर उस लोन के इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है पॉइंट या नहीं आ रहा? क्या बोलते हो? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए गुरुजी। डन, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस एक एक पॉइंट को हम समझने का ट्राई करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, डोंट वरी। ये मत समझना कि छोड़ दूंगा यहां पर इस पॉइंट को, ऐसा नहीं होता। पहला पॉइंट है हमारा कि अगर सरकार अपने खर्चों को बढ़ा दे, यानी कि अगर गवर्नमेंट
यानी कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज क्या हो रही है बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, पहला पहला पॉइंट हमारा ये वाला, ठीक। देख बहुत सिंपल सी बात है, एग्जांपल लूंगा, मानो कि सरकार ने या गवर्नमेंट ने एक 10,000 करोड़ रुपए का, एक 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। इस 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में सरकार ने 1,000 लोगों को नई नौकरियां दी, 1,000 लोगों को नई नौकरियां दी, यानी कि न्यू एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि न्यू एम्प्लॉयमेंट चालू हुआ, ठीक। ये जो 1,000 लोग नई नौकरियां पा रहे हैं, पहले इनके पास पैसा नहीं था, पहले इनके पास पैसा नहीं था, फिर सरकार ने इनको पैसा दिया, सरकार ने इनको पैसा दिया, ठीक है। सरकार ने जब इसको पैसा दिया तो क्या हो रहा है, इससे इससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रही है, इससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रही है, बोलो यस और नो, इसमें मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रही है, बोलो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, क्या बोलते हो, है ना। अब बहुत सिंपल है, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में इंफ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट में इंफ्लेशन बढ़ेगा, पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल टैक्स रेट, आओ ये बड़ा अच्छा प्यारा एग्जांपल है, ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है, इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसको जरा देख लेंगे एक बार। गवर्नमेंट या हमारी सरकार अगर टैक्स रेट को कम कर दे, अगर टैक्स रेट को कम कर दे, ठीक है। मानो मेरी इनकम है 50,000 रुपए, मानो मेरी इनकम है 50,000 रुपए, ठीक है। मैं इसमें से 5,000 रुपए का टैक्स पे करता हूं, राइट। मेरे हाथ में आए 45,000 रुपए, मेरे हाथ में आए, ओ यार चलो कोई बात नहीं, हम सेकंड एग्जांपल ही समझेंगे डायरेक्टली। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर दे, ठीक है, तो क्या होता है, मैंने बोला कि मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है। मैंने उसमें से 5,000 रुपए का टैक्स पे किया, माइनस हुआ, मेरे हाथ में आए 45,000 रुपए, ठीक है। अभी टैक्स कितना है, अभी यहां पर टैक्स है 10%, ठीक है। सरकार ने बोला कि हमने टैक्स को 10% से कम करके हमने टैक्स को सिर्फ 6% कर दिया है, तो मेरे अब अकाउंट में से सिर्फ 6% टैक्स कटेगा, मेरे हाथ में आएंगे 47,000 रुपए, मेरे हाथ में आएंगे 47,000 रुपए, यानी कि प्लस 2,000 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो अकेला मैं हूं, अब ये तो अकेला मैं हूं, ठीक है। हमारे भारत में कितने करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो नौकरी कर रहे हैं और सरकार को टैक्स दे रहे हैं, सबके लिए अगर ये 4% कम कर दिया जाए तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या बोलते हो, लोगों की अगर जेब के अंदर पैसा बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा ना, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, सिंपल, सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, करेक्ट। ये समझ आ गया एग्जांपल, हमने अभी ये भी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया, ये दोनों समझ आ गए, बोलो यस और नो। अब समझेंगे बैंक का लोन वाला क्या है, आओ भैया। अब आएगी तीसरा पॉइंट हमारा, हमारा जो ये बैंक का लोन है, बैंक से जो हम लोन ले रहे हैं, अगर बैंक उसके इंटरेस्ट को कम कर दे, बैंक उसके इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, मानो कि मैंने बैंक से 1,00,000 रुपए का मैंने बैंक से लोन लिया 1 साल के लिए, बैंक ने बोला कि सर ये आपका लोन का अमाउंट है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, सर इस पे इंटरेस्ट लगेगा
12% का, और इसका जो टाइम पीरियड है सर वो है इसका टाइम पीरियड है 1 साल का, कि आपने 1 साल में इसको पे करना, ठीक है। तो इस 1 लाख के लोन पे मेरा 12,000 रुपए का टैक्स मेरे को पे, मतलब ये मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं साल के एंड में 1,12,000 रुपए पे करूंगा। मैं साल के एंड में 1,12,000 रुपए पे कर रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो में हम जो पढ़ रहे हैं कि अगर बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, बैंक ने बोला कि सर अमाउंट तो 1 लाख रुपए है, हमने टैक्स रेट को कम करके आपके लिए 8% कर दिया क्योंकि हमारे आप अच्छे कस्टमर हैं, ठीक है। अब मुझे 8,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। अब मैं साल के एंड में 1 लाख, अब मैं साल के एंड में कितने पे करूंगा? अब मैं साल के एंड में 1,08,000 रुपए ही पे कर रहा हूं। तो यहां मेरे पास 4,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए। 4,000, मैं पहले 1,12,000 पे कर रहा था, अब मैं 1,08,000 पे कर रहा हूं। इट मींस मैं अब 4,000 रुपए कम पे कर रहा हूं, ठीक है। हमारे भारत में मानो अगर 1 करोड़ लोगों ने लोन लिया हुआ है और अगर उन्हीं को इन 4,000 रुपए का फायदा हो जाए तो पूरी इकोनॉमी के अंदर 4,000 करोड़ रुपए का मनी एक्स्ट्रा हो जाएगा, कि लोगों के पास 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा है पूरे भारत में। तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है? इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली। यहां पर भी मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, और मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या होता है बेटा? इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब मैंने आपको ये 3 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इनके अलावा कोई और एग्जांपल एक्स्ट्रा ले आए, कुछ भी लिख दे, कुछ भी कर दे, ठीक है। आपको क्या समझना है? आपको ये बेसिक अंडरस्टैंड करना है कि सरकार के या किसी भी एक्शन से मनी सप्लाई बढ़ रही है या मनी सप्लाई घट रही है। अगर आप इस चीज को निकालना, अगर आप एप्लीकेशन को समझ जाएंगे तो आप इजीली समझा पाएंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी या इन्फ्लेशन घटेगी। क्या बोल रहा हूं? इन्फ्लेशन बढ़ेगी या इन्फ्लेशन घटेगी, आप इजीली समझा सकते हैं। बोलो, समझा लोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो? कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब आप मेरे को यह बताओ कि आप ये बात अगर घुमाकर आपसे कोई पूछे तो घुमाकर समझा पाओगे या नहीं समझा पाओगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद 2 चीजें और होती हैं, इसके बाद 2 और भी होते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बोलो बोलो भैया, बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? 2 तरह की इन्फ्लेशन और भी होती है, एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों बहुत आसान है, दोनों बहुत ही आसान है। सर आप क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्या आते हैं? अच्छा, यही तो मुद्दा है सारा, पढ़ने की इच्छा ही नहीं आप लोगों की। क्वेश्चन करा दो। मैं, चलो एक काम करते हैं, मैं आपका पॉलिटी के 110 क्वेश्चन कराया था, मैं आपको पॉलिटी के 1,000 क्वेश्चन कराया था। आप मुझे लिखकर कहीं साइन कर दो कि इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मुझे लिखकर दे दो कि सर आपने कराए हुए जो क्वेश्चन है इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो क्रैश कोर्स, थैंक यू सो मच संजना जी, क्या बात है। ये जो क्रैश कोर्स हमारा 14 मई को स्टार्ट हो रहा है CHSL का, उसमें मैं कुछ 35 क्लास लूंगा पूरी जीएस की। वहां पर मैं इंपॉर्टेंट MCQs ही कराऊंगा क्योंकि उसमें समय कम है, पर यहां पर मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा क्योंकि यहां पर मेरी ये जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो आ जाओ,
एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने पहले पढ़ा होगा कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। पापा पहले मुझे हफ्ते में 1,000 रुपए खर्ची दिया करते थे, अब पापा ने मुझे 1,000 की जगह 1,500 रुपए हर हफ्ते खर्ची देना चालू करी है कि रख भाई, रख ले रख ले रख ले रख ले, ठीक, रख ले, कोई दिक्कत। तो मेरे पास अब 500 रुपए ज्यादा है, यानी कि मेरे पास मनी सप्लाई ज्यादा है, करेक्ट। पहले जो मैं 1,000 रुपए के अंदर मस्ती करता था, अब 1,500 के अंदर मस्ती में ज्यादा करूंगा, ज्यादा घूमूंगा, ज्यादा फिरूंगा, ज्यादा खाऊंगा पीऊंगा, दोस्ती यारी ज्यादा करूंगा, है ना। तो यानी कि जो मेरी क्रय शक्ति है, यानी कि जो मेरी क्रय शक्ति है या जो मेरी खरीदने की पावर है, वो क्या हो गई है, वो बढ़ गई है, वो बढ़ गई, ठीक है। इस सिनेरियो में जब मेरी मनी सप्लाई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो मेरी वस्तुओं के प्रति डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, क्या बोलते हैं? मेरी वस्तुओं के प्रति डिमांड या मेरी वस्तुओं के प्रति मांग बढ़ेगी या घटेगी, क्या बोलते हो? डेफिनेटली यहां पर डिमांड इंक्रीज करेगी, डेफिनेटली बेटा यहां पर डिमांड इंक्रीज करेगी। और डिमांड के इंक्रीज करने पर इकोनॉमिक्स का बेसिक फॉर्मूला है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं का प्राइस बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं का प्राइस बढ़ेगा। क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे एक ग्रुप में 4 सुंदर लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की को, एक ग्रुप में 4 लड़कियां, 4 में से एक सुंदर लड़की है। अब उसी लड़की को सारे लोग आके मिल भी रहे हैं, उसी को सब लोग आके स्माइल पास कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, हेलो मैडम हाउ आर यू बोल रहे हैं, हेलो मैडम हाउ आर यू बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना। जैसे कॉलेज में, स्कूल में एक लड़कियों का ग्रुप है, उसमें एक सुंदर, बहुत लंबी सी, सुंदर सी, बढ़िया सी लड़की है ना। जितने भी लड़के हैं सब उसी को आके बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, आर यू गुड, या ऐसे बोलेंगे, है ना। बाकी लड़कियां जलती रहती हैं, हमसे ना पूछ रहा कोई हमारे क्या हाल है, कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया, हमसे ना पूछ रहा कोई। तो क्या होता है, जब आप किसी को ज्यादा पूछना स्टार्ट करो, जब आप किसी को ज्यादा पूछना स्टार्ट करो तो क्या होता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाता है? उसके भाव बढ़ जाते हैं, भाव। यही तो बोल रहा हूं कि अगर किसी की डिमांड ज्यादा करोगे, अगर किसी की ज्यादा डिमांड करोगे तो उसके प्राइस बढ़ जाएगा या उसका भाव बढ़ जाएगा। जो जिंदगी में हो रहा है वही इकोनॉमिक्स में हो रहा है। जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसका भाव बढ़ेगा, जिस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी उस वस्तु का प्राइस बढ़ेगा। बात समझ आई? यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर डिमांड के बढ़ने से किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, अगर डिमांड के बढ़ने से अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, तो उस सिनेरियो को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कह रहा है कि सर एग्जांपल देकर दिल जीत लेते हैं आप, समझ आ जाएगा तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है ना। हाँ जी, बात समझ आ गई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कि अगर डिमांड के बढ़ने से वस्तुओं का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चलो नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट का हिंदी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब होता है बेटा लागत, कि किस लागत की वस्तु है या किस लागत से यह काम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आओ जरा चेक करते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जहां पर शर्ट बनती है, ठीक है। शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा लगेगा, शर्ट को बनाने के लिए लेबर लगेगी, शर्ट को बनाने के लिए मशीनरी लगेगी, शर्ट को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली खर्च होगी, शर्ट के लिए कुछ खर्चा मार्केटिंग का भी किया जाएगा, कुछ खर्चा मार्केटिंग का भी किया जाएगा, राइट। और क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं एक शर्ट। क्या बना रहे हैं बेटा?
बना रहे हैं हम लोग यहां पर एक शर्ट की फैक्ट्री में, शर्ट की लागत निकालने का ट्राई कर रहे हैं। कह रहा है कपड़ा लग रहा है 100 रुपए का, लेबर लग रही है 50 रुपए की, मशीनरी का खर्चा है 50 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है 20 रुपए की, एक शर्ट पर मार्केटिंग हो रही है 20 रुपए की। टोटल कितना हुआ? 100, 200, 240 रुपए एक शर्ट की कॉस्ट है। 240 रुपए एक शर्ट की कॉस्ट है। ठीक है, जो इंसान ये शर्ट बना रहा है, अब उसको मार्केट में क्या वो 240 रुपए की शर्ट को बेच देगा? बोलो यस और नो। क्या इस फैक्ट्री का मालिक 240 रुपए में इस शर्ट को बेच देगा? यस और नो। नहीं बेचेगा। क्यों भाई? इस पर वो अपना प्रॉफिट लगाया, ये तो कॉस्ट है ना, ये तो कॉस्ट है। यहां लगेगा प्रॉफिट। मानो कि उसने अपना 60 रुपए प्रॉफिट ऐड किया और 300 रुपए की राउंड फिगर में शर्ट बेच दी। 60 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, 300 रुपए का इसने इसके अंदर बेटा क्या किया? 300 रुपए की शर्ट उसने ये बेच दी। ठीक है, सिंपल। बिक रही है शर्ट 300 रुपए की, मजा आ रहा है उसको। लेकिन एक 2-3 महीने के बाद जो कपड़ा आता था दूसरी फैक्ट्री से, कपड़े का प्राइस बढ़ गया। अब एक शर्ट पर कपड़ा 120 रुपए का लग रहा है। लोगों ने बोला सैलरी बढ़ाओ। अब जो लेबर 50 की थी, लेबर 60 की हो गई है। मशीनरी का खर्चा 50 की जगह 50 का ही है। इलेक्ट्रिसिटी 20 रुपए की है। मार्केटिंग का खर्चा 10 रुपए से बढ़ा दिया, 30 रुपए कर दिया। ठीक, 120 और 60 180, 180 और 50 230, 230 और 220, 230 और 20 250, 250 और 30 280 रुपए की अब शर्ट की लागत है। 280 रुपए की अब शर्ट की लागत है। उसने कहा कि मैं अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ाऊंगा, प्रॉफिट सेम रखूंगा। अब यह शर्ट मार्केट में 340 रुपए की बिकेगी। अब यह शर्ट मार्केट में 340 रुपए की बिकेगी। ठीक है, पहले यह शर्ट 300 रुपए की थी, अब यह शर्ट 340 रुपए, यानी कि एक शर्ट 40 रुपए से महंगी हो गई है। एक शर्ट 40 रुपए से महंगी हो गई है। ना तो इस शर्ट की डिमांड बढ़ी है, ना तो इस शर्ट की डिमांड बढ़ी है। हमने पढ़ा कि डिमांड के बढ़ने से अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। यहां तो डिमांड नहीं बढ़ रही है, यहां तो प्राइस बढ़ रहा है। तो यहां पर प्राइस कैसे बढ़ा है ये बताओ मेरे को आप। यहां पर इस प्राइस के बढ़ने का कारण क्या है, मुझे अब ये बताइए कि यहां पर प्राइस क्यों बढ़ रहा है। आइडिया है किसी को इस बात का? वेरी गुड। यहां पर सिर्फ कॉस्ट के बढ़ने से, केवल और केवल लागत के बढ़ने से, कॉस्ट के बढ़ने से, केवल और केवल लागत के बढ़ने से, कपड़ा, लेबर, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग, ये सब इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट के बढ़ने से वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है। अगर सिर्फ कॉस्ट के बढ़ने से, लागत के बढ़ने से वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। समझ आ गया? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। बोलो भैया कि समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। आ गया तो मजे ही मजे, अगर नहीं आया तो बेटा बताइए। आ गया? वेरी गुड। कह रहा नो। तेरे को शर्म आ रही नो बोलते हुए? तेरे को नो बोलते तेरी आत्मा नहीं कांपी कि मैंने इतने प्यार से, है इतने दिल से तेरे को मैंने समझाया और तू कह रहा है कि समझ नहीं आया? ये जो मेरा दिल टूटा है कौन भुगतेगा उसको? है बदतमीज। सर इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि डिमांड के बढ़ने से अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको क्या कहेंगे? सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर कॉस्ट के बढ़ने से, अगर लागत के बढ़ने से, अगर लागत के बढ़ने से, कॉस्ट के बढ़ने से अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे?
हम उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। एक भाई देखो क्या बोल रहा है, एक भाई कह रहा है कि अगर सर इस तरीके से भी बिल्कुल, मैं भी अनिकेत इस बात से बिल्कुल आपके वो करता हूं। अनिकेत कह रहा है कि अगर इस तरीके से भी अगर हमें सर समझ नहीं आया तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं भी इस बात से बिल्कुल आपका इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आपको इतने भी आराम आराम से समझ नहीं आया तो भैया फिर तो ना बस नहीं हो पाएगा। चलिए, डन, बहुत अच्छा। इसके बाद जो थ्योरी पढ़ी है हमने, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहां पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट, यहां पर इंग्लिश में है, यहां पर कॉस्ट पुश यहां पर लिखा है बेटा इन्फ्लेशन, यहां पर इंग्लिश यहां पर हिंदी दोनों दी गई है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हाउ टू मेजर, अब यहां पर लिखा हाउ टू मेजर कि इन्फ्लेशन का आंकलन कैसे किया जाएगा, इन्फ्लेशन का आंकलन कैसे किया जाता है, या इन्फ्लेशन का आंकलन किस बेस पे किया जाता है। इन्फ्लेशन के आंकलन करने के तीन तरीके हैं। एक, जब मैं कंज्यूमर के लेवल पर इन्फ्लेशन को चेक कर रहा हूं, जब मैं उपभोक्ता के लेवल पर, जब मैं उपभोक्ता के लेवल पर महंगाई को चेक कर रहा हूं। सेकंड, जब मैं होलसेल लेवल पर, जब मैं होलसेल लेवल पर महंगाई को चेक कर रहा हूं। जब मैं प्रोडक्शन के लेवल पर, प्रोड्यूसर के लेवल पर महंगाई को चेक कर रहा हूं। उत्पादक के लेवल पर महंगाई को चेक कर रहा हूं। जब मैं थोक विक्रेता के लेवल पर, थोक विक्रेता के लेवल पर महंगाई को चेक कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे होलसेल। अगर कंज्यूमर के लेवल पे चेक किया जाएगा बेटा, क्या बोलेंगे उसको, सीपीआई। क्या बोलेंगे, सीपीआई। अगर किया जाएगा होलसेल पर, उसको बोलेंगे डब्ल्यूपीआई। इसे बोलेंगे कंज्यूमर, इसे बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे बोलेंगे होलसेल, इसे बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, करेक्ट। इसे बोलेंगे पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई। महंगाई का आकलन करने के लिए, महंगाई का आकलन करने के लिए ये तीन हमारे लेवल होते हैं। एक कंज्यूमर के लेवल पे, एक होलसेल के लेवल पे, और एक प्रोड्यूसर के लेवल पे। तीन तरीके से हम सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई, ये तीन हमारे इंडेक्स हैं। इन तीनों को हम लोग कल समझेंगे। मैं आपको आज एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाऊंगा जो आपके एग्जाम में कई बार आता है। अभी मैंने देखा कि बच्चे ने कमेंट किया है कि सर ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन अच्छा है कि बुरा है, ये इन्फ्लेशन अच्छा है कि बुरा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे अभी एक, कि इन्फ्लेशन अच्छा है कि बुरा है, इसे प्रूव कैसे करोगे। एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कर्व बनता है, उसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कर्व बनता है, उसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं फिलिप्स कर्व, ठीक है। फिलिप्स कर्व कहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन के इंक्रीज करने से देश में बेरोजगारी घटेगी, देश में बेरोजगारी घटेगी। ये फिलिप्स कर्व का कहना है, ये फिलिप्स कर्व का कहना है, ठीक है। फिलिप्स कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है। यहां पर इन्फ्लेशन को रखा गया है, यहां पर महंगाई की दर को रखा गया है, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर को रखा गया है, ठीक है। हम जब यहां पर बेरोजगारी की दर की बात करेंगे, बहुत सिंपल पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि पहले इन्फ्लेशन यहां है, ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहां पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, या आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक। वो कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन का लेवल यहां पर है, जब इन्फ्लेशन का लेवल यहां पर है, तो आपकी बेरोजगारी का लेवल यहां पर है।
कि इन्फ्लेशन 1 अनएम्प्लॉयमेंट 1, ठीक है, ये आपका पॉइंट बनेगा, ये वाला इन्फ्लेशन 1 अनएम्प्लॉयमेंट 1। ये तो आता होगा, आपने पढ़े होंगे ये सेट्स अपने मैथ के अंदर। ये सेट्स समझ में आते हैं ना आपको कि ये सेट्स कैसे बनते हैं? ये तो पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना ये सब। बोलो बोलो बोलो, है ना? अब वो कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो काम हो रहा है उल्टा, इनवर्स चल रहा है। इन्फ्लेशन के बढ़ने से बेरोजगारी कम हो रही है, यानी कि ये बनेगा मेरा I2, ये बनेगा मेरा यहां पर U2। जो ये पॉइंट है ये हो गया मेरा I2, ये हो गया मेरा U2। मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना मेरा, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे ये हो रहा है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, बेरोजगारी कम हुई। और आगे देख ले, ये इन्फ्लेशन और बढ़ रही है, ये बेरोजगारी और कम हो रही है, ये इन्फ्लेशन और बढ़ रही है, बेरोजगारी और कम हो रही है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं? समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं, या ऊपर से निकल रही है बात? पता कमाल की बात क्या है, मेरे को ये सब आता है, तुम्हें नहीं आता। तो मैं ये तुम्हारे लिए तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें भी ये सारी बातें समझ में आए। समझ आ गया कि फिलिप्स कर्व क्या कहता है, कि फिलिप्स कर्व क्या कहता है। अब यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर एक कंडीशन है। फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तभी जो ये स्टेटमेंट है ये प्रूव हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला गया, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा? ये जो कर्व है ये कर्व दोबारा से बढ़ना चालू हो जाएगा, दोबारा से महंगाई बढ़नी चालू हो जाएगी। अगर ये कर्व, अगर ये कर्व, अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट के बाद, अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट के बाद कंट्रोल से बाहर चली गई आरबीआई के, तो फिर से ये कर्व यू की शेप ले लेगा और महंगाई बढ़नी चालू हो जाएगी। बेसिकली ये ऐसे बनता है, मैं पढ़ रहा था मास्टर्स में, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। फिर इसमें हम लोग एक लाइन खींचते हैं कि हमारी एक लाइन खींचती है यहां पर कि इसकी तरफ इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, इस तरफ इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। यानी कि यहां पर ये वाला एरिया कंट्रोल्ड, ये वाला एरिया कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन को दिखाएगा, ये वाला एरिया अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन को दिखाएगा, ये वाला एरिया अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन को दिखाएगा। ये मुद्दा समझे? तो बेसिकली फिलिप्स कर्व आपको मेजरली ऐसे बने हुए दिखेगा और बीच में जो ये लाइन आएगी ये दोनों तरह की सिचुएशन को समझा रही है, दोनों प्रकार की सिचुएशन को समझा रही है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट यहां दी गई है ये परमानेंट नहीं है, ये एक कंडीशनल है, इट इज अ कंडीशनल थिंग। समझे? तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल हम यहां से टू बी कंटिन्यूड करेंगे। हाँ अंकिता पूछ ले बेटा, क्या बात है, पूछो पूछो क्या पूछना है। आउट ऑफ सिलेबस है, परमिशन हो तो पूछूं, पूछिए। और भी किससे पूछना तो पूछ लो भाई, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो। सर आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है? यार इस रूम में ना 3 एसी लगे हुए हैं तो बहुत ठंड है भाई। काफी ठंड है यहाँ पे, इसीलिए जैकेट पहन के आता हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है। और हमें कहा गया है यार ये अड्डा की जैकेट पहननी पड़ती है ना। सर हफ्ते में एक बार टेस्ट कीजिए। ओके, आप पढ़ाते हो तो 3 घंटे की क्लास कर लेने का मन करता है यार। मेरी इसके बाद ना 8 बजे एग्जैक्ट एक वाईटी पे क्लास होती है, इसीलिए मुझे क्लास छोड़नी पड़ती है टाइम से, नहीं तो मैं तो आगे भी खींच दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस क्लास के नोट्स बनाते
तो सिर्फ जो लिख रहे हो वो नोट करते या पूरा थ्योरी करते? देखो हमेशा ना नोट्स बनाने का तरीका होता है। आप में से आर्टिकल्स को लेकर किस किस को दिक्कत आती है? आप में से आर्टिकल्स को लेकर किस किस को दिक्कत आती है बताइए आप मुझे। सबको आती होगी। पॉलिटी में आर्टिकल्स किसी को याद नहीं होते, है ना? क्लियर बात है। रीजन है उसके पीछे। यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च करना, एक मैंने 15 मिनट सीरीज एक बार स्टार्ट करी थी, कंटिन्यू से कर नहीं पाया मैं। 15 मिनट सीरीज बाय साहिल मदान, यूट्यूब पे सर्च करना है एक बार इसको, ठीक है? वहां पर ना मैंने एक क्लास है 15 मिनट की, जहां पर मैंने टॉप आर्टिकल्स कराए गए। शायद टॉप 50 आर्टिकल्स हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जो भी है देख लेना, ठीक है? क्या करना आपने उसमें? कुछ नहीं करना। उस क्लास को आपने खोलना है। आपने अपनी बुक में एक पेज को या तो अलग कर लो या एक पेज मोटा सा अलग अपना ले लो। उस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 2 पार्ट एक तरफ, 1 पार्ट एक तरफ, ठीक है? यहां पर लिखो सारे आर्टिकल, यहां पर लिखो उनका मीनिंग, यहां पर लिखो उनका मीनिंग, ठीक है? अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 148। अगर बुक के अंदर पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 सेज देयर शुड बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, टू ऑडिट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द अदर पीएसयूज। ये लिखा होता है ना, ये लिखा होता है। हमें जब भी नोट्स बनाने हैं, हमें इतना बड़ा नहीं लिखना। हमें जब भी नोट्स बनाने हैं, हमें इतना बड़ा नहीं लिखना। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आर्टिकल 148, आगे लिखूंगा सीएजी, खत्म। मैंने लिखा आर्टिकल 17, मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी, लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी। बहुत बढ़िया। एक है आर्टिकल 24, मैं लिखूंगा चाइल्ड लेबर, मैं लिखूंगा चाइल्ड लेबर, ठीक। एक है आर्टिकल 324, मैं लिखूंगा ईसी, इलेक्शन कमीशन। सोचकर देखो, सोचकर, अगर आपने मेरी ये शायद 18 मिनट की क्लास है, अगर आपने मेरी 18 मिनट की क्लास देख के अपने इस प्रकार से अपने हाथों से, अपने खुद सुंदर सुंदर हाथों से अगर इस तरीके से 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक जगह लिख लिए, एक तो लिखते लिखते याद होएगा, एक तो लिखते लिखते याद होएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरा क्या? दूसरा, आपने इसको लिख लिए, एक जगह मिल गए, जब मन करे चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, लेटते हुए, गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते हुए, बॉयफ्रेंड को गाली देते हुए, इसको पढ़ लिया 4 बार। अगर इसको पढ़ लिया ना, एग्जाम में आर्टिकल करेक्ट करके आओगे, एग्जाम में आर्टिकल करेक्ट करके आओगे। तो इस तरीके से अगर नोट्स बनाओगे, कम से कम अगर वर्ड लिखोगे नोट्स में, तभी वो नोट्स हैं। अदरवाइज तो आप एक और बुक लिख रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है उसका। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? गुड, चलिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी एक जीएस की बुक लॉन्च करी है। अगर आप में से किसी को उस बुक में इंटरेस्ट हो तो आप वो बुक, अगर आप में से किसी को उस बुक में इंटरेस्ट हो बेटा, तो आप वो बुक हमारी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड लगाइएगा Y724S। बुक कहां मिलेगा बताया तो मैं कि कहां मिलेगी बेटा बुक वाली। आपने अड्डा की वेबसाइट पर जाना है, आपने अड्डा की ऐप पर जाना है, ठीक है? कोई भी फैकल्टी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगी, एसएससी का कोई भी एग्जाम सेलेक्ट करो, नीचे जाओ, बिल्कुल ये हमारी बुक है सामान्य अध्ययन। इसमें पहले ई बुक नहीं थी, अब इसमें ई बुक को भी ऐड करा दिया है कि जो बच्चा अभी बुक को बाय करेगा उसको ई बुक तुरंत मिल जाएगी और 4-5 दिन के अंदर बुक घर पे आ जाएगी। क्या फायदा है बुक का? मानो कि आपको कोई पॉलिटिकल चैप्टर पढ़ा रहा है, आपको उसकी सिर्फ बुक खोलनी है ये वाली, और प्रेसिडेंट का चैप्टर खोल के बैठना, बंदा सामने जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाता जाएगा, आप लिखते जाओगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा बता दिया तो साइड में एक्स्ट्रा लिख लिया, राइट? अगर कुछ एक्स्ट्रा बताया तो साथ साइड में एक्स्ट्रा लिख लिया। बुक जैसे स्कूल के अंदर पढ़ते थे ना कि जो लेक्चर चल रहा है वो बुक खोल ली, वो चैप्टर खोल लिया। इस बुक में
पूरा जीएस थ्योरी दिया हुआ है, इस बुक को ले लो, बुक बहुत काम आएगी आपके। कितने की बुक है जरा देख लेते हैं एक बार। Y724S डिस्काउंट कोड लगाना है, सिर्फ 299 की आपको ये बुक मिल रही है, और ये आज और कल के लिए है। ये बुक महंगी हो जाएगी, 300 कुछ रुपए की हो जाएगी बुक, अभी 320 के आसपास की। क्या लगेगा डिस्काउंट कोड? Y724S इस बुक के लिए आपको लगाना है। ये बुक लगा लोगे तो 1000 MCQs की जो मिनी बुक है वो आपको मैं एज अ गिफ्ट आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, इसके साथ बिल्कुल फ्री। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एक हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी, और इसी बुक की ई बुक आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो चाहे बुक से पढ़ो चाहे ई बुक से पढ़ो, आपकी मर्जी है। इस बुक के बाद आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है भैया, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नहीं दिशा को नहीं लगेगा बेटा, दिशा से इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी, इसमें डिस्काउंट कोड लगेगा Y724S। इससे आपकी फीस, सबसे मिनिमम फीस आपको इस कोड से मिलेगी। तो इस बुक को ले लीजिए, और सभी ले लो, जिससे कि आप बाकी भी क्लासेस में इस बुक का फायदा ले सको। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय। चलिए।